और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो आपका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मीडिया सेंटर है आपका, इसको कि इसने ये इनिशिएटिव या जो इनकी पहल है ये चलाई। विकास की व्यवस्था कितनी ख़राब है, सड़कों की कितनी टूटी हुई सड़कें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सर आप इस रोड से जाइए, सरदना के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम जाम की है। रोड्स का जो कनेक्शन है उस लेवल को बड़े लेवल पे पहुंचाना है, रोड्स कनेक्शन को, क्योंकि अब भी बहुत सी ऐसी क्षेत्र के अंदर जगह हैं जो जर्जर पड़ी हैं, जर्जर रोड्स पड़ी हैं, उनको अच्छी तरह से ठीक करना है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, आईपा का मकसद जनता को एक मंच देना। उसी के साथ आईपा ने एक मुहिम शुरू की है प्रगतिशील राजनीति की। चलिए, इसी सिलसिले के दौरान उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि सियासी माहौल है, चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ज़मीनी स्तर पर उतारना शुरू कर दिया है। टिकट लगभग सभी के पक्के हो चुके हैं। इसी सिलसिले में मेरठ जिले की सरधना विधानसभा में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सैयद रेहानुद्दीन। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर जनता के लिए उनकी क्या प्राथमिकता है। लेकिन उससे पहले आईपा की मुहिम पर उनका क्या कहना, ये सबसे पहला सवाल। बहुत बहुत स्वागत आपका आईपा में। थैंक यू। आईपा की मुहिम जनता को एक मंच देना, उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, इस मुहिम पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है कि मीडिया के माध्यम से, किसी मीडिया सेंटर के माध्यम से जो जनता की आवाज़ है वो उठाई जा रही है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो आपका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मीडिया सेंटर है आपका, इसको कि इसने ये इनिशिएटिव या जो इनकी पहल है ये चलाई। ठीक है, चलिए अब सीधे बात करते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और लगातार सभी पार्टियां संघर्ष कर रही है कि चुनाव से पहले जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत करें। कांग्रेस से आप हैं, कांग्रेस के लिए एक बड़ा संघर्ष मैं मानूंगी, क्योंकि अभी पहले मायावती की सरकार रही, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अभी बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर विपक्ष की मुख्य भूमिका में सपा अपने आप को मान रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती मानते हैं? चुनौती तो है, लेकिन आप जो कह रही थी अभी कि सपा अपने आप को विपक्ष की भूमिका में मानती है, पिछले 2 साल से अगर किसी ने प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई है वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। क्योंकि आप देखो CA/NRC का मुद्दा, जिसमें पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय मेरठ के अंदर फायरिंग हुई और फायरिंग में कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए। सबसे पहले आने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया। हमारा उन्नाव कांड हुआ, उन्नाव कांड के अंदर सबसे पहले प्रियंका गांधी जी वहाँ पर पहुँची। चाहे आपका लखीमपुर खीरी के अंदर जब मंत्री के बेटे ने बेदर्दी से उन 3 लोगों को चल दिया, वहाँ पहुँचने का काम प्रियंका गांधी जी ने करा। हाथरस कांड में पहुँचने का राहुल जी ने, प्रियंका जी ने कांड किया खुद जाने का, और तो कोई विपक्ष का, ना बसपा का, ना सपा का। अखिलेश यादव जी और मायावती जी तो वहाँ नहीं गए, प्रियंका जी खुद गई। तो कांग्रेस ने ही विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाई है। ये सिर्फ लोगों का भ्रम है। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही है प्रदेश के अंदर। ठीक है सैयद जी, आप खुद युवा हैं और मैं ये मानती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है जब वो राजनीति में आगे बढ़कर आ रही है तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि युवा की विचारधारा को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सरधना में इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि जिन कमियों से जनता जूझ रही है, समस्याओं से जूझ रही है और सरकार की कमी के चलते जनता उसे अछूती रह गई, क्या क्या मुद्दे हैं? सरधना के अंदर पिछले 10 साल से कोई भी मेजर विकास का कार्य नहीं हुआ है। ये सरधना कस्बे से मैं शुरू करता हूँ। ये विधानसभा का सेंटर है, कस्बा है, तहसील हेडक्वार्टर भी है और ये प्राचीन कस्बा है जिसका पूरी दुनिया में नाम है, ऐतिहासिक कस्बा है। लेकिन जिस ऐतिहासिक चर्च की वजह से मशहूर है, आप उसके पास जाकर देखिए कि सड़कों की और विकास की व्यवस्था कितनी ख़राब है, सड़कों की कितनी टूटी हुई सड़कें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सर आप इस रोड से जाइए, सरधना के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम जाम की है। कोई मेजर हॉस्पिटल सरधना के अंदर नहीं है, कोई मेजर एजुकेशन का सेंटर, स्कूल, कॉलेज सरधना के अंदर नहीं है। दूसरा कस्बा यहाँ का दौराला है, वहाँ की स्थिति भी यही है। लावड़ है और फलावदा है, चारों जो मेन स्टेशन हैं सरधना विधानसभा के अंदर, वहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं दी हैं किसी ने। तो ये सारी चीज़ जनता जानती है और जनता चाहती है कि इस विधानसभा के अंदर बदलाव हो और कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो धर्म, जाति और सांप्रदायिक जो सौहार्द, इस सब चीज़ को छोड़कर विकास की राजनीति करे।
चलिए, क्योंकि धर्म जाति का जिक्र आपने किया है तो उस पर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। बीजेपी पर विपक्ष हर बारी आरोप लगाता रहा है कि धर्म जाति की राजनीति बीजेपी करती है, और क्या आपको लगता है कि इस वजह से, क्योंकि आप खुद मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, और मुस्लिम समुदाय या पिछड़ा वर्ग अछूता रह गया? बिल्कुल। अगर 5 साल की बीजेपी की सरकार में अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पिछड़े वर्ग का और अल्पसंख्यकों का हुआ है। दूसरे दर्जे का नागरिक बीजेपी ने उनको बना दिया गया है। मॉब लिंचिंग से लेकर सीए एनआरसी तक और विभिन्न मुद्दे हैं, घृणा की भावना से उनको देखा जाता है। बीजेपी के नेता योगी जी खुलेआम जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रदेश के अंदर रहीं और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ प्रदेश के अंदर, इसमें कोई बात छुपी भी नहीं है। चलिए, आपसे ये भी समझेंगे, अभी उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, और हर बार मेरा ये सवाल सबसे रहा है कि अपराध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अमन चैन से लोग रहना चाहते हैं तो उसके लिए अपराध कम होना ज़रूरी है। मेरठ अपराध मुक्त हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन दहाड़े लूट डकैती मेरठ के अंदर है। अभी हमारे यहाँ कस्बा फलाउदा में जो इस विधानसभा का हिस्सा है, थाने के बराबर में जो है दुकान में आग लगा दी गई, चोरी हो रही है। ट्रांसफार्मर थाने के सामने से चोरी हो गया, और शाम होते ही जो है लोग सड़कों पर असुरक्षित हैं। भय का और डर का माहौल है, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। ना बीजेपी ने इस चीज़ पर ध्यान दिया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, तो बहुत ख़राब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कानूनी व्यवस्था ध्वस्त है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। सोतीगंज का मुद्दा तो आपको ध्यान में होगा, उसको सरकार की उपलब्धि मानते हैं? देखिए, वो सोतीगंज का मुद्दा कोई इस बार का नहीं है, वो पहले से चला आ रहा है, और पहले से ही कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे की जाती आ रही है। बीजेपी का जो मोटिव है वो सोतीगंज के बहाने अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का है, क्योंकि जो अपराधी सोतीगंज में था वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अपराधी किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, हम उसको कहते हैं, उसको नहीं। तो उनको उस अपराधी के नाम से ये दिखाना है जनता में कि ये कम्युनिटी अपराध मुक्त, वो अपराध में शामिल है। वो पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली सरकारों में भी वहाँ पर कार्रवाई होती आई है। कितनी बार सोतीगंज बंद करा गया, छापे डले हैं, मुकदमे दायर किए गए हैं, दुकानें उनकी सील लगाई गई है। पहले से होता आ रहा है, कोई नया बीजेपी ने काम नहीं किया। बीजेपी तो इसको राजनीतिक रंग रूप देना चाहती है, ये हुआ है। विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की, सभी ये कहते आए हैं जहां कांग्रेस सबसे पहली पार्टी थी और सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कुछ ही राज्यों तक सिमट के रह गई। कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग उन्हें नकार रहे हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी भारत के अंदर सबसे बड़ी अगर पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज भी 800 विधायक कांग्रेस पार्टी के ऑल ओवर इंडिया हैं, और पार्टियां तो ये सारी स्थायी पार्टियां हैं। कोई उत्तर प्रदेश के अंदर है, कोई बिहार में है, कोई वेस्ट बंगाल के अंदर है। 4 जगह आज भी कांग्रेस की सरकार है ऑल ओवर इंडिया में। और हरियाणा है जहां पर बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है कांग्रेस, 30 MLA। उत्तराखंड है, हिमाचल है, और कई स्टेट्स हैं जहां पर मिलीजुली सरकार है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, आप झारखंड में जाइए, वहाँ कांग्रेस के उससे सरकार चल रही है। आसाम में सेकंड अपोजिशन पार्टी है। तो ऐसा नहीं है, 25-30 स्टेट्स में कांग्रेस का वर्चस्व है आज भी। ठीक है। अच्छा, आप खुद अब सरधना से, क्योंकि आपको प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने मौका दिया। देखिए, जब सरकार बनती है तो एक मैनिफेस्टो रेडी करती है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं। तो ऐसे ही जो विधायक होते हैं वो भी अपनी विधानसभा में वैसे ही मैनिफेस्टो रेडी करते हैं, यानी कि मुद्दों को तैयार करते हैं। आपकी क्या प्राथमिकता है सरधना वासियों के लिए? सबसे पहले सरधना के अंदर मेरी प्राथमिकता ये है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। एक कोई एजुकेशन सेंटर ऐसा हो, कोई बड़ा कॉलेज, जहाँ पर, क्योंकि जितना यहाँ सारा क्षेत्र जो है ये रूरल एरिया है, सारा देहात है, जितने यहाँ के नौजवान तबका है या जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मेरठ जाना पड़ता है। अगर इस विधानसभा के अंदर हो जाएगा कहीं पर, तो लोगों को 5-10 किलोमीटर की दूरी से गांव से जाना पड़ जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरे, रोड्स का जो कनेक्शन है उस लेवल को बड़े लेवल पे पहुंचाना है, रोड्स कनेक्शन को, क्योंकि अब भी बहुत सी ऐसी क्षेत्र के अंदर जगह हैं जो जर्जर रोड्स पड़ी हैं, उनको अच्छी तरह से ठीक करना है। कई जगह आप जाके देखो विधानसभा के अंदर ही कि जिस लेवल पर डेवलपमेंट होना चाहिए था
उसने युवा वो आज भी 20 साल पहले जैसा 30 साल पहले जैसा का एरिया है। और सरधना कस्बा जो ख़ास है, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है पर्यटन स्थल की घोषणा सरकार को देनी चाहिए जो नहीं दी। चलिए, अच्छी विचारधारा आपकी है। अंत में आखिरी सवाल मेरा आपसे, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं। जनता इस बार बदलाव चाहती है और सभी वर्गों का वोट हमारे साथ हैं। लोग चाह रहे हैं सरधना को कि कोई भयमुक्त कराए, क्योंकि जो दो व्यक्ति हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लोग उनसे डरते हैं। उन्होंने एक डर और भय का माहौल पूरी विधानसभा में बना रखा है, क्योंकि लोगों ने उनका कार्यकाल देखा। एक व्यक्ति का कार्यकाल 2012 से 2017 तक देखा, उसने उत्पीड़न किया। दूसरे व्यक्ति का कार्यकाल 2017 से 2022 तक देखा, उसने भी वही बदले की भावना से राजनीति की। जबकि लोकतंत्र के अंदर बदले की भावना से राजनीति नहीं करनी चाहिए। वोट आदमी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, ये उसका अधिकार है। कोई वोट दे या न दे, बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं करनी। ये दोनों की राजनीति विंडिक्टिव है। बिल्कुल सही जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और मतदान आपका अधिकार है। अपनी सूझबूझ से आप किस सरकार को लाना चाहते हो और किस प्रत्याशी को आप मौका देना चाहते हैं, ये आपका फैसला। 10 फरवरी से चुनाव है, अपने मत का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। इस वक्त सरधना में हम थे और हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रत्याशी सैयद रिहानुद्दीन, जिनसे हमने बातचीत की। उनकी विचारधाराएं अच्छी हैं, जनता के लिए जो उनकी प्राथमिकताएं वो अच्छी हैं, लेकिन सरधना जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा ये 10 मार्च को तय होगा। चलिए, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।